ये जो जिस मसले पर मैं आपके बीच में लाइव आ रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और अक्सर हम भाईचारे की बातें करते हैं, परंतु ये भाईचारे वाले जो लोग हैं ये किस तरह से भाईचारे की बात कहकर हम लोगों को छल कर ले जाते हैं, हम लोगों को ठग कर ले जाते हैं। इसका एक बहुत ही उम्दा उदाहरण कल रोहनाथ में जो एपिसोड हुआ, रोहनाथ गांव के वेद प्रकाश कटारिया की सुसाइड के मसले पर लघु सचिवालय भिवानी में जो एपिसोड हुआ, उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है, कुछ लोगों की पोल खोलनी है जो आप लोगों के सामने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम अक्सर भविष्य में भी इस तरह के जाल में फंसते रहेंगे, हमारे लोग मरते रहेंगे और ये लोग हमारे लोगों की डेड बॉडीज़ पर राजनीति करके जाते रहेंगे। तो साथियों, मैं आपको शुरू से इस मामले के बारे में बताता हूँ। रोहनाथ गांव हांसी के पास है, लेकिन जिला भिवानी के अंतर्गत है और रोहनाथ गांव को इसलिए याद किया जाता है, इसलिए रोहनाथ गांव मशहूर है कि रोहनाथ गांव में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथियों, मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में जब तक लाइव चले, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, कॉल ना करें, कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है फिर। तो रोहनाथ के बारे में मैं बता रहा था कि रोहनाथ गांव के लोगों ने 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, शहादत दी थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने उनकी जमीनें छीनकर अपने गुर्गों को बांट दी थी। तो रोहनाथ गांव के जो लोग हैं पिछले काफ़ी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ज़मीनों को वापस लेने के लिए और गांव को शहीद का दर्जा देने के लिए। पंजाब में जॉइंट हरियाणा पंजाब थे जब, तो प्रताप सिंह कैरों की सरकार ने हिसार के पास बीड फार्म में जो शहीदों के परिजन थे, वंशज थे, उनको 57 प्लाट और एक प्लाट की मेजरमेंट 12.5 एकड़ वो प्लाट इनको आवंटित किए थे हिसार के पास बीड फार्म में, ढंडोर गांव के पास। लेकिन जितनी भी मौजूदा सरकारें हैं वो सरकारें आज तक इन प्लाटों पर शहीदों के वंशजों को ना तो पोजीशन दिलवा पाई, ना ही ओनरशिप दिलवा पाई। इसका एक ही कारण है, जिन लोगों को जमीन मिलनी थी गांव के बीड फार्म में, वो सारे उसमें से 80% लोग एससी समाज के लोग हैं। इसलिए जितनी भी सरकारें हरियाणा बनने के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, हरियाणा बनने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, वो आप लोगों को पता है लगभग जाति विशेष से थे और उनकी हमेशा से उनकी ये सोच रही है कि एससी समाज के लोगों को उनका हक ना मिले। और 1857 की जो लड़ाई में शहादत हुई थी और इन जमीनों को वापस पाने की लड़ाई थी, इन जमीनों को गांव को शहीद का दर्जा देने का मामला था। इस बारे में हमारे गांव के रोहनाथ गांव के जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और करीबन 1 साल पहले गांव के ही एससी समाज के, धानक समाज के संतलाल जी थे, उन्होंने अपनी धरने पर ही शहादत दी थी। अब इसी मामले को लेकर वेद प्रकाश जी गांव में धरना, पहले वेद प्रकाश जी गांव में धरना दे रहे थे, फिर उन्होंने, जब तक वो गांव में धरना दे रहे थे वेद प्रकाश कटारिया और गांव के कहने से धरना दे रहे थे, तब तक पूरा गांव उनके साथ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना धरना शिफ्ट किया लघु सचिवालय भिवानी में और वहां पे उन्होंने मेरे से मिलके एक संस्था रजिस्टर कराई थी। संस्था का नाम था डॉक्टर अंबेडकर शहीद सम्मान मोर्चा। जैसे ही धरना स्थल पर ये बैनर लगा कि डॉक्टर अंबेडकर शहीद सम्मान मोर्चा, उसी के बाद से ही गांव के जो तथाकथित उच्च जाति के लोग थे उन्होंने अपने पैर खींचने शुरू कर दिए और उन पर दबाव बनाने लगे
कि भाई ये बैनर हटा दो तो गांव तुम्हारे साथ है, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हटा दो तो गांव तुम्हारे साथ है, अदरवाइज हम Incoming call from Advi Pravich. था। और 7-8 दिन पहले उन्होंने भिवानी लघु सचिवालय में सुसाइड कर लिया और 17 पेजों का सुसाइड नोट छोड़ दिया। और सुसाइड नोट में अब यहाँ से महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, जिस पर्पस के लिए अभी तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताई थी, जिस पर्पस के लिए मैं लाइव आया हूँ वो बात आपको बताने जा रहा हूँ। वेद प्रकाश जी ने 7 दिन पहले लघु सचिवालय भिवानी में आत्महत्या की और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे भिवानी के डीसी, भिवानी के डीआरओ, भिवानी के सदर कानूनगो सुशील कुमार और डीसी का नाम है नरेश नरवाल, डीआरओ का नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये सभी वही हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, जमींदार कहते हैं और हम जमींदार के बालक हैं, ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोग वहां पर मौके पे गए और हमने सबसे पहले जाके भिवानी में जो हमारे धरने पे लोग थे उन लोगों को कहा कि भाई डीसी के खिलाफ, डीआरओ के खिलाफ और कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए फॉर्मल कंप्लेंट वेद प्रकाश के लड़के की तरफ से दिलाओ। और हमने वो कंप्लेंट दिलाई। कंप्लेंट दिलाने के बाद जो सुसाइड नोट था वो पुलिस को सौंपा गया और सीधा सीधा कानून है, दफा 306 में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था, SC/ST एक्ट में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था। जब तक हमने दरखास्त नहीं दी थी तब तक उस धरने पर केवल गांव के 2-4 अन्य जातियों के लोग और बाकी सारे भिवानी के SC समाज के लोग थे। जैसे ही मीडिया में ये बात गई कि भाई नरेश नरवाल डिप्टी कमिश्नर भिवानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई है और धरने पर बैठे लोग उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो अचानक से सीन में किसान सभा, लाल झंडे वाले, भारतीय किसान यूनियन, ये लोग एंट्री मारते हैं और धरने पर बैठे लोगों को का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि वेद प्रकाश जी हमारे आदमी थे, पूरे समाज के लिए काम कर रहे थे। और कभी उनकी तरफ से कोई लीडर आए, खाप पंचायतों के जो प्रधान है वो सारे के सारे आके धरने पे जम गए। एक बार मुझे ये महसूस हुआ कि ये लोग हमारे धरने पर कैसे हैं, मतलब आ सकते हैं लेकिन आमतौर पर नहीं आते हैं, तो अब अचानक एकदम कैसे आ गए। एकदम इनके दिलों में SC समाज की एक व्यक्ति की हत्या हो गई, सुसाइड हो गया, उनके लिए इनके दिलों में एकदम प्रेम कैसे जागा, इनका दर्द कैसे जाग गया। आए, भाषणबाजी हुई, एक इनका छुट भैया नेता है, कोई आजाद है, रवि आजाद है कोई, उसने आके परिवार वालों में पैठ बनानी शुरू कर दी। एक प्लान के तहत पैठ बनानी शुरू कर दी, परिवार वालों का दिल जीतना शुरू कर दिया। हम टोल बंद कर देंगे, हम हरियाणा सरकार का जाम कर देंगे। और जो पहले से ही संतलाल की सुसाइड से पहले से ही जो कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी को भंग कराया गया, नई कमेटी बनाई गई। मेरे को कमेटी में लेके खुश नहीं थे, मेरे को कमेटी में इसलिए लेना चाहते थे परिवार के लोग और समाज के लोग, क्योंकि वेद प्रकाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और उनकी सारी कानूनी कार्रवाई मेरे हाथ से होती थी। जमींदार लोग बार बार ये कह के विरोध कर रहे थे, नहीं किसी वकील को नहीं लेना है, लेकिन मुझे कमेटी में ले लिया गया। फिर भी कमेटी में होने के बाद हम धरने पे जाने लगे और शाम को अलग से मीटिंग ली जाती थी परिवार वालों के साथ। ये वकील तुम्हारा समझौता नहीं होने देगा, ये वकील तुम्हारी बात नहीं बनने देगा, इसको कमेटी से निकाल दो। लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे नहीं निकाला, उन्होंने मेरे पे विश्वास बनाए रखा। अब सारा का सारा प्रशासन के साथ हमारी 3 बार बैठक हुई, परसों सुबह से लेकर, और मेरी SP के साथ बहसबाजी हुई, झगड़े तक बात पहुंच गई मेरी SP के साथ, केवल इसी बात को लेकर कि DC के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, दफा 306 में और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए।
एसपी ने कहा मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। मैंने कहा मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। इस बात पे बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई और बहसबाजी में बाहर आकर जो किसान संगठन के लोग हैं, जो ये रवि आजाद है और जो ये धनाना खाप और फलाना खाप और डिमका खाप के लोग हैं, इन सारे लोगों ने मेरे को बाहर आके कहा कि आपको अफसर से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, उससे अच्छी तरह बात करनी चाहिए थी। मैंने कहा मेरे दोस्त की डेड बॉडी सिविल अस्पताल में 6 दिन से पड़ी है, मैं किस मुंह से इनसे अच्छी बात करूं। मैं यहाँ पे इन अफसरों को पानी मारने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे नंबर बनाने नहीं आया हूं, अपने लिंक बनाने नहीं आया हूं। मैं परिवार को और वेद प्रकाश जो खुद सुसाइड नोट में इन अफसरों के नाम लिख गया, वेद प्रकाश को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। मेरे लिए बाकी सारी मांगे सेकेंडरी हैं, गौण है, लेकिन पहली मांग मेरे लिए इन अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो उसके बाद ये जो इनका नेता है, छुटभैया नेता रवि आजाद, इस रवि आजाद ने मुझे कहा कि वकील साहब मांगे हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे और जो जो मांग यस होती जाएगी उस पर टिक करेंगे और एफआईआर की बात पे अगर अड़चन आ रही है तो एफआईआर की बात पे लास्ट में बात करेंगे। कल फिर हमारी बातचीत हुई, कल फिर प्रशासन ने हमारी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद हम सब ने इकट्ठा होके ये फैसला लिया कि उपायुक्त कार्यालय, लघु सचिवालय में उपायुक्त कार्यालय की तरफ जाने वाला मेन गेट हम बंद करेंगे और वो मेन गेट हम लोगों ने बंद कर दिया। सारी पब्लिक वहां पे बिठा दी। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इससे कल वाली जो मैंने फेसबुक लाइव पे आके की थी उसमें हमने गेट बंद कर रखा है। और हमने उस समय भी पब्लिक के सामने भी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़े बड़े संगठनों के लोग आए हुए थे, उनके सामने भी यही बात रखी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट डिप्टी कमिश्नर और उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं जिनके नाम सुसाइड नोट में है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तभी वेद प्रकाश जी को न्याय मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। गेट बंद करने के बाद रात के 11 बजे हमारे पास तहसीलदार आया। उसने कहा कि उपायुक्त के पास उपायुक्त महोदय ने बुलाया है। मैंने कहा हमारे लिए शर्म की बात होगी अगर हम जिस व्यक्ति का नाम वेद प्रकाश जी अपने सुसाइड नोट में लिख के गए हैं उसके दरवाजे पे हम जाके बात करें। हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे उस उपायुक्त से, उस डीसी से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारी प्रेजेंस, कमेटी के लोगों में मेरी प्रेजेंस जो थी, मेरे बात करने का तरीका था, वो कमेटी के लोग कहीं ना कहीं जो 100 कार्ड जमींदार और ये थे, ये मेरे से घुटन महसूस कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि इसको किसी तरह से बाहर निकालो, ये बात नहीं बनने दे रहा है। लेकिन मैंने डिप्टी कमिश्नर के आवास पे मीटिंग नहीं होने दी। मैंने कहा कि भाई इसमें बात होगी तो डीसी को छोड़ के कोई भी अफसर हमसे बात करे, हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, डीसी से बात नहीं करेंगे। फिर उन अधिकारियों ने हमको लघु सचिवालय के अंदर बुलाया और कहा कि डीसी से बात नहीं करेंगे लेकिन डीसी आवास में बात करेंगे, जिसके लिए भी कमेटी के सदस्यों ने हाँ भर दी, लेकिन मैंने मना कर दी ना। मैंने उनको डीसी रेजिडेंस पे कैंप ऑफिस में जाने दिया कि हम डीसी के ऑफिस में जाके भी बात नहीं करेंगे। अगर अफसर को बात करनी है, एडीसी को बात करनी है, एसपी को बात करनी है, तहसीलदार को, डीडीआरओ को, सीटीएम को, किससे भी मेरे को हमसे बात करनी है तो लघु सचिवालय भिवानी में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जहां पे पहले भी मीटिंग्स होंगी हमारी। तो साथियों, उस मीटिंग के दौरान पहले कोई धनाना मीटिंग वहां पे शुरू हुई, अंततः मीटिंग शुरू हुई। और मीटिंग के दौरान पहले तो एक धनाना खाप का कोई प्रधान था, उसने मेरे से कहा कि भाई अफसरों से तमीज से बात करनी है, छीटाकशी नहीं करनी है। मेरा जी, मैं यहाँ पे अफसरों को पानी मारने नहीं आया हूँ, नंबर बनाने नहीं आया हूँ, लिंक बनाने नहीं हुआ। मैं सख्त भाषा में अफसरों से बात करूंगा और जिसको मेरी बात पे भाषा पे एतराज है वो बेशक बाहर जा सकता है। तो सारे के सारे जितने भी जमींदार कम्युनिटी के, जाट कम्युनिटी के जो वहां पे लीडर, जो कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने खड़े होकर कहा हमारे समाज के व्यक्ति की बेइज्जती कैसे कर रहे हो आप, माफी मांगनी पड़ेगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा। उस बात को वहीं पे खत्म किया गया और उसके बाद फिर प्रशासन आया, प्रशासन से सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और चाहे नौकरी की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, उन बातों पे, उन मांगों पे कहीं ना कहीं कमेटी की सहमति बनी। जब सारी बातों पे सहमति बन गई तो मैंने ऑफिसर्स के सामने कमेटी को कहा कि भाई और बातों पे तो आपने सहमति कर दी, अब एफआईआर पे आ जाओ। सीटीएम बैठा था वहां पे, लड़का, यंग लड़का था। मैंने सीटीएम साहब, एफआईआर के बारे में आप क्या कहना है?
बोला जी एफआईआर के बारे में तो एसपी साहब मना कर चुके हैं। मेरे एसपी तो कल को कोई हमारे आदमी को गोली मार के चला जाएगा, एसपी कह देगा मैं पर्चा नहीं दर्ज करता, हम संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे क्या? हम नहीं बैठेंगे संतुष्ट होकर, हमको एफआईआर चाहिए। बोला जी हमने सीएम से बात की है, फलाने से बात की है, वो केवल इसीलिए कि एफआईआर दर्ज ना हो। तो मैं ये सारा का सारा प्रोग्राम इसीलिए रचा जा रहा था क्या कि हम बाकी चीजें मान ले और डीसी के खिलाफ मुकदमे की मांग छोड़ दें। हम मुकदमे की मांग नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात पे थोड़ी सी बहसबाजी बढ़ी। ये रात के 1 बजे की बात है। बहसबाजी बढ़ी तो ऑफिसर्स ने कहा कि हम थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं, आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लो। जब बैठ के डिसाइड कर लें तो मैंने कमेटी को कहा कि हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें हमारी सर्वोपरि मांग डीसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की थी। तो अब हम इस मांग से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ये समझौता जो हुआ है ये प्रशासनिक समझौता नहीं है, एक तरह का पंचायती समझौता है और कुछ ना कुछ हमको त्याग करना पड़ेगा। मेरा भी हम त्याग नहीं करेंगे। और मेरा चलो मैं आउटसाइडर हूं तो परिवार के लोगों से पूछ लो। जब परिवार के लोगों से पूछा गया, मैंने परिवार के लोगों से पूछा कि क्या आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो उस छुट भैये नेता रवि आजाद ने उन परिवार के सदस्यों पे दबाव बनाना चाहा कि इस तरह से बोलो। मैंने उसको कहा कि पहले इनको हाँ बोलने दे फिर अपनी बात रख। इस बात पे उसने मुझसे झगड़ा किया, मेरे से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे ऊपर हमला किया उसने। मेरे जो साथी है मेरे साथ अजय भाटला गए, वो बीच में आए, नहीं तो उसने मेरी कॉलर पकड़ने की कोशिश की थी। और दुख की बात यह है कि वहां पे हमारे समाज के बहुत सारे लोग थे, जिन पीड़ितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे वो सारे के सारे लोग मौजूद थे। कोई भी बीच में नहीं आया, मेरे साथी अजय भाटला को छोड़ के, और हमारे साथी सुनील गोलपुरिया। और वहां पर मेरे साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई। अजय भाटला ना होता मेरे साथ वो मारपीट करने वाले थे। और सारे के सारे एक थे। और उन्होंने उस रवि आजाद ने फोन करके उसी टाइम बाहर गेट पे अपने गुंडों को बुलाया और मेरे साथ उनकी वारदात। मैंने पीड़ित परिवार से फिर पूछा, अच्छा मैं थोड़ा आपको बताना भूल गया, जब मेरे साथ इस तरह की मेरे ऊपर वो लोग हमलावर हुए तो इन द मीन टाइम जो कमेटी का प्रधान था गांव रोनाथ का, वो तीनों पीड़ितों को लेकर बाहर चला गया। बाहर अफसर खड़े थे, अफसरों से उनकी क्या बातचीत हुई मुझे नहीं पता। लेकिन अंदर आकर जब मामला शांत हुआ और मैंने उन पीड़ित परिवारों से पूछा एफआईआर के बारे में क्या आपकी राय है, तो उन्होंने एक ही बात कही कि कमेटी का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। यानी बाहर जाके उनको धमकी दी गई है, उन पे दबाव बनाया गया कि भाई जो तुमने कमेटी का नाम लेना, जो कमेटी करेगी वो हमें मंजूर है। कुल मिला के बात यह है कि पीड़ित परिवार ने भी एफआईआर दलसन जमींदारों का, उनसे मैंने दुश्मनी मोल ली पीड़ित परिवार के लिए। प्रशासन के अधिकारी मेरे दुश्मन हो गए क्योंकि मैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की मांग कर रहा हूं। बाहर मुझे पीटने के लिए गुंडे बुलाए जा रहे हैं। मेरे समाज के जो लोग समझौता कराने के लिए, चलो मतलब सारा जहान मेरा दुश्मन हो गया उस परिवार के लिए। और वो परिवार जाके उनकी चलो किसान नेताओं की गोदियों में जाके बैठ के पीड़ित परिवार। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस मामले में प्रशासन ने यह कहा है, जहां तक कंपनसेशन का मामला है, कि हम सरकारी तौर पर, ऑफिशियल तौर पर 5 लाख रुपए देंगे जो रिकॉर्ड में आएगा, और बाकी पैसे अनऑफिशियल तौर पे देंगे। अनऑफिशियल का क्या मतलब है कि भी डीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराओ, डीसी साहब अपनी पॉकेट से पैसे देंगे। यानी वेद प्रकाश के परिवार को 15 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए ऑफिशियल दिए गए हैं, 10 लाख रुपए अंडर टेबल अनऑफिशियल दिए गए हैं जो डिप्टी कमिश्नर की पॉकेट से आए हैं। ये एक रिश्वत है, अशमनीय, गवाहों को, पीड़ितों को दबाने के लिए दिया गया पैसा है। इस चीज की जांच होनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, 15 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 5 लाख रुपए का ऑफिशियल चेक दिया जाएगा, 10 लाख रुपए अंडर टेबल दिए जाएंगे।
जो डिप्टी कमिश्नर अपनी जेब से देगा केवल इसलिए कि मुकदमा दर्ज ना कराया जाए मेरे खिलाफ। और 6 लाख रुपए जो संतलाल के परिवार के लड़के को है उसको मिलेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपए ऑफिशियल मिलेंगे, 1 लाख रुपए उसको भी अंडर टेबल मिलेंगे। ये पैसा कौन से मद से आया, किसकी पॉकेट से आया, इस बात की जांच होनी चाहिए। और इस पैसे को दिलवाने में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये किसान नेता, ये सारा का सारा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथियों, आप लोगों को बताऊं, ये जो किसान नेता यहां पर आए थे, इनके यहां पे आने का एक ही मकसद था कि हमारी जाति के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इन किसान नेताओं ने इसलिए की थी। इनका ये ना हमारा कोई भाईचारा इनके साथ, ना ये हमारे से भाईचारा मानते, ना इनका कोई हमारे समाज के लोगों के साथ दुख दर्द। ये तो केवल और केवल एक जाति विशेष के डीसी के खिलाफ सीरियस धाराओं में मुकदमा दर्ज ना हो, इसलिए एक प्लान के तहत डीसी के कहने पर ये सारे के सारे लोगों की पिक्चर में एंट्री हुई थी। और उस एंट्री होके और इन्होंने ये सारा का सारा पीड़ित परिवार के ऊपर प्रेशर बना के एक सौदेबाजी की है, वेद प्रकाश जी की डेड बॉडी को बेचने का काम किया है। तो साथियों, इस बात से असंतुष्ट होकर रात को ही मैं 1 बजे मीटिंग बीच में छोड़ के वहां से गया। और कुछ लोग कहते हैं कि मीटिंग छोड़ के भाग गया। साथियों, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? मैं इन लोगों की सौदेबाजी को जाके वहां पे जस्टिफाई करता धरने पे जाके, या वो बाहर मेरे को मारने का इंतजार कर रहे थे उनके सामने जाके खड़ा हो जाता? तो मैंने वहां पे जो डिसीजन लिया, मेरे साथियों के कहने से मैंने ये डिसीजन लिया कि जब सब कुछ बिक गया है, परिवार बिक गया है, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे ठहरने का क्या फायदा है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे आना उचित समझा। और अब इस लाइव के माध्यम से आप लोगों को सारी बातें बताई हैं और आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारे साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो ये लोग जो किसान नेता हैं, जो तथाकथित अपने आप को जमींदार बोलते हैं, किसान बोलते हैं, ये हमारे समाज के पास आते हैं तो किसी मतलब के लिए आते हैं। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, इन लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। ये लोगों आपको कभी आगे नहीं आने देंगे, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये नहीं चाहते कि आप लोग समान धारा में आए। और वहां पर एक बात उठी थी, एसपी वरुण सिंगला सामने बैठे हुए थे, तो इस रवि आजाद ने वहां पे कहा जी हमारे किसान आंदोलन में तो इतने इतने पैसे दिए थे मृतकों को, जो किसान आंदोलन पे डेथ हुई थी उसको इतने इतने पैसे दिए थे। तो डीसी साहब ने कहा कि हम सरकार को तो केवल 5 लाख रुपए देने का ऑफिशियली देने का अधिकार है, बाकी जो पैसे दिए होंगे वो अंडर टेबल दिए होंगे। यानी प्रशासन को भी पता है कि इस तरह के धरनों को खत्म करने के लिए, बड़े बड़े धरनों को खत्म करने के लिए अंडर टेबल पैसे पहुंचाए जाते हैं और ये सरकार ये काम कर रही है। और इस वेद प्रकाश कटारिया वाले धरने पे भी डीसी ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो, अंडर टेबल पेमेंट पहुंचाने का काम किया है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें ताकि लोगों को पता चले और इस तरह के बहरूपियों से सावधान होने का वो काम करें। सभी को जय भीम, जय भारत। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर है, ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।